यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम आज गैस मैचिंग करियर के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमें कौन कौन से हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। उसके बाद में टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन, जो आपको स्लाइड नंबर 5 पर मिलेगा। उसके बाद हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो आपको स्लाइड नंबर 6 पर मिलेगा। उसके बाद में हम कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको स्लाइड नंबर 7 में मिलेगा। उसके बाद में हम इवेंट्स ऑफ बर्न के बारे में बात करेंगे, स्लाइड नंबर 10 पे मिलेगा। उसके बाद में हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो आपको स्लाइड नंबर 11 पे मिलेगा। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, जो आपको स्लाइड नंबर 13 पे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना साइन एंड सिम्टम्स, जो आपको स्लाइड नंबर 23 पे मिलेगा। नेक्स्ट अपना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो आपको स्लाइड नंबर 24 पे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका मैनेजमेंट ऑफ बर्न, जो आपको स्लाइड नंबर 25 पे मिलेगा। फिर उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट, जो आपको स्लाइड नंबर 42 पे मिलेगा। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस है, वो आपको स्लाइड नंबर 44 पे मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक है बर्न। ये पिक्चर देख के आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बर्न क्या चीज। सिंपली अगर अपन बर्न के बारे में बात करें तो यूं कहते हैं कि भाई स्किन जल गया, हाथ जल गया, या बॉडी का कोई भी पार्ट्स बर्न हो गया, जल गया हो, तो उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? बर्न के नाम से जानते हैं। अब उसको बर्न नाम अपन दे रहे हैं। अब अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। बर्न्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड इंजुरीज, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन। बर्न आपको पता है कि एक बहुत मोस्ट कॉमन इंजुरी है डोमेस्टिक घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर। स्पेशली ये सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है? चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलती है। द टर्म बर्न मीन्स मोर देन अ बर्निंग सेंसेशन associated with this injury. Burns are characterized by severe skin damage that causes the affected skin cells to die. बर्न क्या है? नॉर्मली अपन घर में या कहीं भी अपन को देखने को मिल जाती है, बर्न से होने वाली इंजरी देखने को मिल जाती है। स्पेशली अपन ये जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये चिल्ड्रंस के अंदर देखी जाती है। और इस इंजरी की वजह से क्या होता है कि स्किन अपनी बहुत सीवियर तरीके से डैमेज हो जाती है, और उसके स्किन के अफेक्ट होने की वजह से वहां की जो सेल्स है वो भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और एक्सपोजर विथ थर्मल, केमिकल एंड रेडिएशन सोर्सेस में टर्न एज बर्न। बर्न क्या एक प्रकार की इंजरी है जो अपन किसी भी चीज से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए या फिर उस चीज से एक्सपोजर हो जाए। जैसे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल थर्मल से, थर्मल का मतलब होता है किसी चीज हीट से, गर्म चीज से, केमिकल को केमिकल एजेंट से, और रेडिएशन सोर्सेस या कोई भी रेज वगैरह के कांटेक्ट में आ जाए और उसकी वजह से उस पेशेंट को स्किन इंजरी हो जाए, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? बर्न नाम देते हैं। ठीक है। Burn injuries occur when energy from a heat source is transformed to the tissue of body. Burn injury कब होती है? जब कोई भी इंजरी, बहुत भयंकर एनर्जी, सपोज कर लो कोई भट्टी वगैरह है या हीट सोर्सेस जहां से निकल के आ रहा है, और वो अचानक से अपने टिश्यू बॉडी के ऊपर चला जाए या उसके कांटेक्ट में आ जाए या वहां पर वो ट्रांसफर हो जाए, तो उसकी वजह से स्किन के अंदर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, और उसी इंजुरीज को अपन बर्न में काउंट करते हैं, अपन उसे कहते हैं। अब बात करते हैं अपन कॉजेस के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से स्किन डैमेज होती है या बर्न वहां पर पेशेंट को होता है। तो सबसे पहले अपन बेसिकली कुछ पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है अपना थर्मल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है रेडिएशन, फिर कुछ अदर पॉइंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इनहेलेशन को भी अपन काउंट किया है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ बर्न। तो स्पेशली अपन ने लास्ट जो स्लाइड थी उसमें डिस्कस किया था कि थर्मल, केमिकल और अदर इलेक्ट्रिकल इनहेलेशन ये बेसिकली जो मेन कॉजेस होते हैं बर्न के।
ठीक है, तो सारे जो कोजेज है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। वो आप स्लाइड नंबर 7 से आप रेफर कर सकते हैं। अब जो ये पॉइंट मैंने लिखा है आपको मेन कॉजेस, इसको अपन थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए अब थर्मल these are caused by response to or contact with flame, hot liquid, hot object, exclusive accident like automobile accident। कई बार क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति किसी फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर कोई गर्म चीज लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाए, कोई गर्म वस्तु के कांटेक्ट में आ जाए, जिसकी वजह से उसको वो चीज डैमेज कर जाए, वहां की स्किन डैमेज कर जाए। कई बार क्या होता है ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, कई बार गाड़ी वगैरह में कहीं पर भी आग वगैरह लग रही हो, या फिर वो कोई गर्म चीज उसके कांटेक्ट में आ रही हो, तो उस टाइम पे उस पेशेंट की स्किन डैमेज हो जाए या जल जाए, वो थर्मल के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको काउंट करके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना केमिकल। These are caused by tissue exposure with contact of strong acids, alkaline or other organic compounds। कई बार क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स किसी फैक्ट्री के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर एल्कलिन के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाए जिससे उसकी स्किन जल जाए। क्योंकि एसिड बेसिकली कैसा होता है, स्किन को डैमेज करने वाला होता है। एल्कलिन के अगर ज्यादा कांटेक्ट में आ जाए तब भी स्किन डैमेज वहां पर जल सकती है। तो वो चीजें सारी अपन किस में इंक्लूड करते हैं, केमिकल के अंदर करते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना रेडिएशन। दीज आर caused by radioactive exposure like sunburn from prolonged UV exposure. These are considered as type of radiation burn। कई बार क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल बहुत ज्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ज्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में आने से क्या होगा कि उनकी स्किन धीरे धीरे सुपरफिशियल डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लैकिश कलर में होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर लंबे समय तक अगर आप रेगुलरली आप सनबर्न के कांटेक्ट में रहोगे या सनलाइट के कांटेक्ट में रहोगे, तो उससे निकलने वाली जो भी यूवी जो रेज है वो आपकी स्किन को क्या करती है, धीरे धीरे वहां पर डैमेज कर देती है। तो इस प्रकार के डैमेज को अपन रेडिएशन बर्न के अंदर काउंट करते हैं। बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट के बारे में। इसके अंदर अपन पहला पॉइंट अपना है इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न का मतलब है कि caused by heat that is generated by electrical energy। कहीं पर भी किसी भी इंडिविजुअल को कोई इलेक्ट्रिकल करंट लग जाए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजरीज कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट विथ हाई वोल्टेज, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर और हाई वोल्टेज पावर लाइन। कई बार क्या होता है, कोई इंडिविजुअल जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, वो काम करते हुए कई बार गलती से किसी इलेक्ट्रिकल वायर को टच कर गए, या ऐसी हाई वोल्टेज वाली वायर को टच कर गए, या फिर कोई पावर लाइन को टच कर गए, तो उस दौरान उनका जो बॉडी पार्ट जहां पर उसका टच होगा फॉल्टी वायर से, वो पार्ट क्या हो जाता है, वहां से जल जाता है। तो उस टाइप के बर्न को अपन काउंट करते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न, कि बिजली की वजह से या कोई करंट लगने की वजह से पेशेंट के अंदर बर्न हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनहेलेशन में। These are associated with thermal and chemical burn, but slight differentiated with lungs tissue damage due to constant exposure of smoke, steam and poisonous fume। कई बार क्या होता है कि अपन कुछ गर्म भाप एक साथ इनहेल कर ले, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट अगर अपन उनको एक साथ इनहेल कर ले, तो वो क्या करते हैं, अपने स्लाइटली अपने लंग टिश्यू है, अंदर से जो लंग्स है उसके टिश्यूज को क्या कर देते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। क्योंकि एयर के थ्रू वो डायरेक्टली क्या कहा जाता है, अपने लंग्स में जाएंगे और वहां पर डायरेक्टली एक्सपोज होंगे, तो वहां पर टिश्यू डैमेज हो रहा है। या फिर कोई इंडिविजुअल स्मोक कर रहा है, या किसी ऐसी गर्म थर्मल स्टीम के कांटेक्ट में आ गया हो, या फिर कोई केमिकल पॉइजनस कंडीशन में वो इंडिविजुअल उसके कांटेक्ट में आ गया हो और उसको इनहेल कर गया हो, तो उस दौरान वहां पर क्या हो सकता है, पेशेंट के लंग्स टिश्यू में डैमेज या उसमें बर्न हो सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं अपन इवेंट्स ऑफ बर्न। द बर्न में कॉज वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट इंक्लूड्स। कई बार क्या होता है कि बर्न अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, तो उस दौरान क्या होता है कि पेशेंट की
बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। उस फिजियोलॉजिकल चेंजेस को अपन वन बाय वन पॉइंट के द्वारा पढ़ेंगे। पहला अपना पॉइंट है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। अब आपको पता है कि आप जब भी कोई भी बॉडी टिश्यू या बॉडी पार्ट अगर किसी की थर्मल कांटेक्ट में आ गया हो, कोई केमिकल कांटेक्ट में आ गया हो, या फिर ज्यादा यूवी रेज के कांटेक्ट में आ गया हो और वहां से उसकी स्किन जल गई, डैमेज हो गई, तो पॉइंट क्या आएगा वहां पर कि उसकी स्किन इंटीग्रिटी वहां पर खराब हो गई है, चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो डीप बर्न हो। सेकंड पॉइंट है अपना इसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ड्यू टू एडिमा और हेमरेज। कई बार क्या हो जाता है कि बर्न इतना सीवियर होता है कि वहां से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो सकता है, या फिर उसकी जो लेयर है, स्किन लेयर है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो उसके अंदर इंटरचेंज हो जाए, फ्लूइड के अंदर इंटरचेंज हो जाए, फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर जो स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड का एक्सचेंज हो जाए किसी भी बर्न की वजह से, तो वहां पर फ्लूइड डेफिशिएंट हो सकता है और ब्लीडिंग की वजह से भी पेशेंट के अंदर वो चीज देखने को मिल सकती है। वेरियस मेटाबॉलिक रेस्पिरेशंस, कार्डियक एंड हेमेटोलॉजिकल चेंजेस। जैसे अगर किसी पेशेंट को अगर सीवियर बर्न हो गया हो तो उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते ही हैं, उसकी जो डाइजेस्टिव जो कंडीशन है, वो जो डाइजेशन है उसमें चेंजमेंट आ जाएगा, उसके रेस्पिरेशन में थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा, उसके कार्डियक रिदम में, उसकी हार्ट बीट के अंदर चेंजेस आ जाएगा, अगर ब्लीडिंग रेगुलर हो रही है तो उसके कार्डियक आउटपुट में चेंजेस आ जाएगा, उसके हेमेटोलॉजिकल चेंजेस आ जाएगा, उसके हो सकता है किसी भी कोई प्रकार का कोई ब्लड इंफेक्शन वगैरह कुछ भी, उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह कुछ भी चेंज आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना पेन, कि ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी पेशेंट की स्किन डैमेज होती है बर्न के द्वारा तो उसको सीवियर पेन होगा, उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेप्सिस ड्यू टू वुंड ओवर द बॉडी। अब लंबे समय तक अगर वो बर्न ओपन रहा तो किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के कांटेक्ट में वो आकर वहां पर क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, सेप्सिस इन्फेक्शन कर सकता है और उसके थ्रू उसकी बॉडी के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी के द्वारा कि पैथोफिजियोलॉजी बर्न की कैसी है। तो जनरल पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपके सामने रखी है, देखिए इसमें पॉइंट वाइज अपन डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हीट सोर्सेस। अब यहां पर कोई भी एक कारण ले सकते हैं अपन, थर्मल ले सकते हैं, केमिकल ले सकते हैं, या अदर कोई फैक्टर के अंदर से ले सकते हैं कि कोई भी एक कारण की वजह से पेशेंट को हीट लग गई और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि टिश्यू जैसे ही किसी हीट सोर्सेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी स्किन, उसकी कैपिलरीज, उसकी डर्मिस, एपिडर्मिस सभी के अंदर क्या होने लग जाएगा, उसमें डैमेज होने लग जाएगा, तो टिश्यूज के अंदर डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी, बर्न का जो सीवियरिटी है बढ़ती जाएगी, पेशेंट के टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ साथ में उसकी जो कैपिलरी इंटीग्रिटी है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी फ्लूइड उसके इंट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर है, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो चाहे वो इंट्रा सेलुलर हो, उसके अंदर क्या आएगा, कैपिलरी इंटीग्रिटी की चेंजेस की वजह से उसके अंदर एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर कोई भी फ्लूइड वहां पर आके जमा हो सकता है। जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ती रहेगी, पेशेंट के अंदर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू एडिमा, क्योंकि जो फ्लूइड है वो कहां पर आ गया, यहां पर इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी और उसकी वजह से उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, वहां पर एडिमा भी हो जाएगा। तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, किसकी वजह से, एडिमा की वजह से। अगर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम है तो क्या होगा, पेशेंट की जो कार्डियक एक्टिविटी है उसके अंदर चेंजमेंट आएगा और वहां पर पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट है उसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाएगा और उसका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये चीज कंटिन्यू रहेगी
कंटिन्यू फ्लूइड लॉस होता रहेगा, कंटिन्यू चेंजेस आते रहेंगे, तो पेशेंट की जो इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस है, उसकी जो भी सोडियम पोटेशियम जो भी उसके आयन इम्बैलेंस है, आयन बैलेंस है, उसमें भी क्या आने लग जाएगा, उसके चेंजेस आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उसके पेशेंट के ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आएगा और ब्लड प्रेशर को भी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। जैसे जैसे पेशेंट के ब्लड प्रेशर के अंदर कमी आने लगेगी, वैसे वैसे उस पेशेंट की शुरू के अंदर पल्स रेट तो क्या होगी, एक साथ में बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि वहां पर वो हार्ट क्या कर रहा है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो कंडीशन क्या हो गई, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे 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 वापस डिक्रीज होना लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोवोलूमिक शॉक या बर्न शॉक देखने को आपको मिल सकता है। क्लियर? बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न के बारे में। बर्न को अपन 3 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, डेप्थ ऑफ इंजुरी, एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया और सीवियरिटी ऑफ बर्न। पहले अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। डेप्थ के अकॉर्डिंग अपन ने जो बर्न है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, फुल थिकनेस और 4th डिग्री बर्न। आप एक डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डिग्री में ऑलमोस्ट क्या दिखा रहा है कि आपकी एपिडर्मिस डैमेज हो रही है, सेकंड डिग्री में दिखा रहा है कि वो चीज अब डर्मिस तक इंक्लूड हो चुकी है, थर्ड चीज में क्या, थर्ड डिग्री में क्या दिखा रहा है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, और 4th डिग्री में दिखा रहा है कि मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड से अपन धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए आप, अकॉर्डिंग टू द डेप्थ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बर्न एक्सेप्ट। अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और फुल थिकनेस, और इसमें 4th पॉइंट दिया हुआ है मेजर बर्न, जबकि ये अकॉर्डिंग टू डेप्थ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा मेजर बर्न, जो आप स्लाइड नंबर 14 से ले सकते हैं। उसके बाद में आप बात करते हैं उसके पॉइंट के बारे में वन बाय वन। फर्स्ट डिग्री बर्न क्या चीज है वो देखिए, आप डायग्राम में देख ली, पहले तो आप पढ़ने से डायग्राम में देखिए कि स्किन के ऊपर थोड़ा सा जला हुआ है, स्किन थोड़ी सी सुपरफिशियल जली हुई है, कोई ज्यादा डीप से आपको नजर नहीं आ रहा कुछ भी, सिर्फ सुपरफिशियल वो चीज क्या हो रही है, वहां पर जल रही है, और छोटा मोटा हल्का सा कुछ छाला वाला उसमें नजर आ जाए। इस कंडीशन में देखिए, इन दिस एपिडर्मिस इज डिस्ट्रॉयड विद ड्राई रेड एंड स्मॉल ब्लिस्टर ऑन द स्किन विद टिंगलिंग सेंसेशन दैट मे रिलीव्ड विद कूलिंग। फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है कि पेशेंट की एपिडर्मिस डैमेज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके अंदर फिर थोड़ा हल्का फुल्का ड्राइनेस आ जाएगा, और हीट की वजह से उस पेशेंट के अंदर रेडनेस और ब्लिस्टर भी वहां पर पेशेंट को हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट जैसी सेंसेशन उसमें आपको देखने को मिलेगी, और वो चीज आप किसी भी ठंडे पानी की वजह से या कूलिंग की वजह से उसको आप रिलीफ कर सकते हैं। इसकी जो रिकवरी होती है वो विद इन 1 वीक या 1-2 दिन में उसकी रिकवरी हो जाती है बेसिकली। तो बेसिकली इसका जो रिकवरी टाइम है वो 1 वीक में दिया गया है। अब बात करते हैं सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न में क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि उसकी एपिडर्मिस में डैमेज हुआ था, अब ये चीज और थोड़ी डीप चली गई है। दिस इन्वॉल्व इंजरी टू द एपिडर्मिस, समटाइम्स अपर एंड डीपर पार्ट ऑफ डर्मिस। द सिम्टम्स में occur like pain, sensitivity to cold and air। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एपिडर्मिस को छेद भेदते हुए वो चीज कहां पे चली गई है, डर्मिस के पार्ट तक चली गई है, और उसके अंदर भी वो अपर पार्ट या लोअर पार्ट के अंदर हो सकती है। सिम्टम्स में क्या आ रहा है, आपको बहुत सीवियर पेन होगा, बहुत भयंकर सेंसिटिविटी होगी कोल्ड और एयर के प्रति, और इसका जो नॉर्मली जो रिकवरी पीरियड है, अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो 2 से 4 वीक में ये चीज कंप्लीट हो सकती है। और जब भी ये रिकवर होगा उसमें क्या लगेगा, आपको स्कार जैसा फॉर्म, उसमें काला काला आपको स्कार जैसा स्किन लगेगा। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री बर्न के बारे में। अब बेसिकली से आपने 2 पढ़ लिए हैं, तो थर्ड इसमें देखिए आप, इट इन्वॉल्व एंटायर एपिडर्मिस, डर्मिस, क्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स एंड बोन। कई बार क्या होता है थर्ड डिग्री में
बोन मसल्स को भी वो चीज इंक्लूड कर लेती है, सुपरफिशियली वो चीज क्या कर लेती है, उसमें इंक्लूड हो जाती है। एपिडर्मिस और डर्मिस तो हो ही रही है। Wound appears as dry, pain and white skin have fat exposed with edema। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वुंड कैसा हो गया, यहाँ पर बिल्कुल ड्राई हो गया, बहुत सीवियर पेन होगा पेशेंट को, और स्किन अंदर से बिल्कुल व्हाइटिश व्हाइटिश नजर आएगी, क्योंकि उसका जो फेट जो पोर्शन है, फेट टिश्यू जो पोर्शन है, वो भी आपको क्या हो रहा है, नजर आ रहा है, और वहां पर थोड़ी सी स्वेलिंग या एडिमा जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। फुल थिकनेस बर्न में एसोसिएटेड विद हेमोपैसिस, हेमिचूरिया, shock and scar on the skin surface, grafting may be necessary for this type of wound। कई बार क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, हेमिचूरिया हो सकता है पेशेंट को, शॉक वाली कंडीशन भी हो सकती है पेशेंट को, और वहां पर कुछ स्किन पर स्कार जैसा फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्टिंग अपन इसमें कर सकते हैं, इस ट्रीटमेंट को, इस वुंड को ट्रीट करने के लिए। Sometimes the anatomical structure may suffer with a loss of function। कई बार क्या होता है कि कुछ एनाटॉमिकल फंक्शन भी इस वुंड की वजह से क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं या चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसके फंक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? बात करते हैं 4th डिग्री बर्न। द इंजुरी में डैमेज मसल्स, बोन्स, टेंडन्स एंड लाइव एक्सपोज्ड सरफेस। These burn may occur with direct contact of deep flame, chemicals and electrical currents। कई बार क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा डीप फ्लेम के कांटेक्ट में आ गए हो, या किसी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट के कांटेक्ट में आ गए हो, या फिर आप किसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट के कांटेक्ट में आ गए हो। उस दौरान आपकी बॉडी का जो भी पार्ट है वो सारा डैमेज हो जाए, जिसमें मसल्स भी डैमेज हो गई, बोन भी डैमेज हो गई, टेंडन में डैमेज हो गया, और वो एक्सपोज कर रही हो डायरेक्टली। और these wounds are associated with blackened surface, depression on the surface with loss of sensation due to nerve damage। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के जो वुंड में क्या है, बिल्कुल ब्लैकेंड सरफेस हो जाता है, आपको बिल्कुल काला हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में क्या हो रहा है कि आपका जो सेंसेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर नर्व डैमेज भी आपको हो गई है। This type of wound usually require amputation। अब इस टाइप की जो अगर 4th डिग्री बर्न हो चुका है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को एम्पुटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर टोटल वो चीज जल चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है, और वहां पर स्कार फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट अगर ट्रीटमेंट करना है, वुंड को हटाना है, तो एम्पुटेशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्न सीवियरिटी। बर्न सीवियरिटी के अकॉर्डिंग बर्न को 3 टाइप में बांटा गया है, माइनर बर्न, मॉडरेट बर्न और सीवियर बर्न। माइनर बर्न को आप देखिए कि पेशेंट का थोड़ा सा स्किन सुपरफिशियल जल गया है, मॉडरेट में थोड़ा डीप चला गया वो बर्न, और सीवियर के अंदर कि बहुत ज्यादा उसका टिश्यू वगैरह भी इसमें अंदर इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट में इसका डिस्कशन करते हैं अपन। उससे पहले आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द बर्न सीवियरिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बर्न। अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, minor burn, moderate burn, severe burn। These all 3 include in according to severity। तो इसमें जो 1st डिग्री बर्न है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर है। अब इसमें थोड़ा डिस्कशन देखिए, माइनर बर्न अपन किसको बोल रहे हैं, तो देखिए all 1st degree burn as well as 2nd degree burn that involve less than 10% of body surface area is called minor burn। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर बर्न हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ 10% बॉडी सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, उससे कम कर रहा है, तो उस टाइप के बर्न को अपन क्या बोलते हैं, माइनर बर्न बोलते हैं। मॉडरेट बर्न में क्या हो रहा है कि दोज इन्वॉल्व हैंड्स, फीट, फेस एंड जेनिटल एरिया, द वुंड सरफेस एरिया में बी मोर देन 10% इज कॉल्ड मॉडरेट वुंड। कि इस टाइप के बर्न के अंदर क्या हो रहा है कि पेशेंट के हैंड्स को, फीट को, फेस को और उसके जेनिटल पार्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, और यह भी बताया जा रहा है कि अगर उसके अंदर 10% से ज्यादा, मोर देन 10% अगर बर्न हुआ है, तो उसको अपन मॉडरेट के अंदर उसको काउंट करें। सीवियर बर्न में देखिए all 3rd degree burn may considered as severe burn with 25% of body surface area।
These one burn include feet, perineum, face, neck, shoulder with inhalation, injury by chemical or electrical. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा जल गया हो, कई बार कोई लोग भट्टी वगैरह के अंदर कोई अगर इंडिविजुअल गिर जाता है तो वो सीवियर बर्न के अंदर उसको अपन काउंट कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट का मोर देन 25% या 25% पेशेंट की स्किन जल चुकी है। और इस टाइप के वुंड के अंदर अपन किसको इंक्लूड करते हैं, फीट को इंक्लूड करते हैं, पेनियम एरिया को इंक्लूड करते हैं, फेस को इंक्लूड करते हैं, नेक और शोल्डर को इंक्लूड करते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल केमिकल और इलेक्ट्रिकल चीज को भी क्या कर ले, टच में आ जाए या केमिकल को वो इनहेल कर ले, तब भी पेशेंट के अंदर सीवियर बर्न हो सकता है। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग, बॉडी सरफेस एरिया के द्वारा उसके अकॉर्डिंग अपन उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, रूल ऑफ नाइन्स, लॉन्ड एंड ब्रॉडर मेथड्स। बट स्पेशली रूल ऑफ नाइन्स अपन बेस्ट मेथड मानते हैं कि इवैल्यूएट द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अफेक्टेड पेशेंट बाय द बर्न। अब डिस्कस करते हैं अपन पहला पॉइंट, रूल ऑफ नाइन्स। देखिए क्या चीज है इसमें। ए कॉमन मेथड, द रूल ऑफ नाइन्स is a quick way to estimate the extent of burn in adults. The system divides the body into multiples of 9. The sum total of these parts equal the total body surface area and is one important measurement in this severity or injury. डायग्राम को देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि अपने जो बॉडी पार्ट्स है उसको एक 9 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया और हर एक पार्ट पे क्या लिखा गया है, उसका एक परसेंटेज लिखा गया है, चाहे वो फ्रंट से हो चाहे वो बैक से हो। तो अगर अपन इसको टोटल को काउंट करेंगे तो पूरा बॉडी सरफेस एरिया कितना आएगा, उसका 100 आएगा। इसका हेड देखिए आप, बैक साइड से देख रहे हैं आप 4.5 है और फ्रंट से देखोगे आप 4.5 है। टोटल करोगे इसका 9 आएगा। चेस्ट से देखोगे अपर पार्ट और लोअर पार्ट 99%, बैक साइड से देखोगे तो 99%। आर्म देखिए, फ्रंट साइड से 4.5, बैक साइड से 4.5, तो इसको टोटल करोगे और जेनिटल एरिया पे इन्होंने एक दिया है, 1% दिया है, और लेग्स के अंदर 9 फ्रंट और 9 बैक। अगर आपने इसका टोटल काउंट करते हो तो इसका 100 आएगा, तो वो इसका टोटल है। तो इसके द्वारा अपन रूल ऑफ नाइन्स के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करके अपन उसका कितना परसेंट बर्न हुआ है या कौन सा एरिया में बर्न हुआ, कितना बर्न हुआ है, वो अपन उसका डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लॉन्ड एंड ब्राउडर मेथड। ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सिमिलर सा ही है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ए मोर प्रिसाइज मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट ऑफ ए बर्न इन द लॉन्ड एंड ब्राउडर मेथड्स व्हिच रिकॉग्नाइज द percentage of surface area of various anatomic parts, especially the head and legs, and it relates to the age of the patient. अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा चेंजेस है कि पेशेंट की एज से रिलेटेड, पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग अपन उसके बॉडी सरफेस एरिया को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके और परसेंटेज में डिवाइड करके उसको अपन ने बता दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, डायग्राम देखिए आप फ्रंट और बैक साइड से कि इसमें अलग अलग दे रखा है, ए बी एंड सी। नीचे आप बॉक्स में देखिए कि एक तरफ एज दी हुई है 0, 1, 5, 10 और 15 और अडल्ट्स। नीचे दिया हुआ है 3 डिवीजन किए हुए हैं, ए बी एंड सी। ए के अंदर अपन हेड काउंट कर रहे हैं, बी के अंदर उसका थाई और पूरा ये वाला काउंट कर रहे हैं, सी के अंदर उसके पूरे लेग्स काउंट कर रहे हैं। यहां पर हर एक बॉडी पार्ट्स के अंदर एक डिवीजन दे दिया गया है, परसेंटेज दे दिया गया है। अगर उस परसेंटेज के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसके आर्म के हर एक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उस परसेंटेज के थ्रू अपन उसका सरफेस एरिया पता लगा सकते हैं कि कितने एरिया में कितना बर्न हुआ है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जिस एरिया के अंदर बर्न हुआ है उस एरिया को अपन क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं कि ये वाला एरिया इतना यहां से बर्न हुआ है। उसके बाद में उसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एरिया को, उस टेबल जो एज वाली जो दी गई है उस एज के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं अपन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में उसका अपन उसका परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन कभी भी
अगर ये ब्राउन मेथड यूज करना है तो सुपरफिशियल जो बर्न्स है उसको अपन इसको अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि अगर किसी पेशेंट को बर्न हो गया है तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स नजर आएंगे वो अपन इसके अंदर देखते हैं। ब्लिस्टर, कि पेशेंट को फफोले वगैरह हो जाएंगे, छाले वगैरह हो जाएंगे। सेकंड, पेन होगा पेशेंट को सीवियर। डिग्री ऑफ पेन इज नॉट रिलेटेड टू सीवियरिटी ऑफ द बर्न, एज द मोस्ट सीरियस बर्न कैन बी पेनलेस। अगर हल्का फुल्का बर्न हुआ है, थोड़ा ज्यादा बर्न हुआ है तो पेशेंट को सीवियर पेन होगा, लेकिन अगर बर्न बहुत ज्यादा हो चुका है तो पेशेंट को वो पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो नर्व को डैमेज कर चुका है। तो वो उस टाइम का जो पेन होगा, सीरियस बर्न का पेन जो पेन होगा वो पेनलेस होगा। पेशेंट की स्किन कैसी हो जाएगी? पीलिंग स्किन हो जाएगी। पेशेंट की रेड स्किन हो जाएगी। पेशेंट को शॉक भी हो सकता है। शॉक होने की वजह से क्या हुआ? पेशेंट के अंदर पेल और क्लैम्बी स्किन देखने को मिलेगी। पेशेंट वीकनेस हो जाएगा। पेशेंट के लिप ब्लिश हो जाएगी, फिंगर नेल्स ब्लिश हो जाएंगे, और पेशेंट के अंदर थोड़ा बहुत अलर्टनेस आएगा। पेशेंट के अंदर स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, एडिमा आपको देखने को मिल सकता है, और अगर बहुत ज्यादा सीवियर टिश्यू डैमेज हो चुके हैं तो उसकी स्किन बिल्कुल आपको व्हाइटिश नजर आएगी, व्हाइटिश या चैरिड स्किन नजर आपको आएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अपना पहला पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या करते हैं? पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करके ही पता लगा लेते हैं कि पेशेंट के अंदर कहाँ बर्न हुआ है, कौन सी साइड में बर्न हो रहा है। तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कितना और कहां पर बर्न हुआ है। चेस्ट एक्सरे उसका करेंगे, may appear normal in early post burn period but later on a cloudy appearance may be seen due to inhalation of smoke। जब भी कोई पेशेंट अगर बर्न का अपने पास आया है, अगर अपन उसका चेस्ट एक्सरे करते हैं तो शुरू के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में उस पेशेंट के अंदर क्लाउडी अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ स्मोक की वजह से, इनहेलेशन ऑफ स्मोक की वजह से बिल्कुल व्हाइटिश क्लाउडीनेस उसके लंग्स में क्या होता है, वहां पर अपीयरेंस दिखने को मिलती है। अगर अपन लंग्स को स्कैन करें तो अपन क्या पता लगा सकते हैं कि लंग्स के अंदर कितना टिश्यू डैमेज हुआ है, तो अपन उसका लंग्स स्कैन के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। पेशेंट का यूरिन आउटपुट पता लगा सकते हैं कि मे बी डिक्रीज ड्यू टू फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम इंट्रावास्कुलर स्पेस और इंट्रावास्कुलर स्पेस टू इंटरस्टिशियल स्पेस कॉजिंग एडिमा। वो इंट्रावास्कुलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में जब फ्लूइड का एक्सचेंज हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि वहां पर एडिमा वगैरह का एडिमा होने लग जाता है पेशेंट में बेसिकली। तो उस दौरान क्या हुआ, पेशेंट का जो फ्लूइड है उसमें भी प्रॉब्लम आती है और साथ साथ में पेशेंट के यूरिन आउटपुट में भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट कैन बी इंपेयर्ड ड्यू टू हाइपोवोलेमिया। अब यहाँ पर पेशेंट के सीरम इलेक्ट्रोलाइट में भी चेंजेस आ जाएगा, उसके सोडियम पोटेशियम सभी के अंदर उसके अंदर क्या आ जाएगा, पेशेंट के अंदर चेंजेस आ जाएगा, और वो किसकी वजह से होगा, इंपेयर्ड ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम की कमी की वजह से उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चेंजेस या इंपेयरमेंट आ जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं फोटोग्राफी ऑफ बर्न के बारे में। फोटोग्राफी ऑफ बर्न में क्या इंक्लूड करते हैं अपन? इट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बर्न वुंड एंड प्रोवाइड बेसलाइन फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। फोटोग्राफी ऑफ बर्न का मतलब है कि उस पेशेंट के उस पर्टिकुलर पार्ट का अपन एक पिक ले रहे हैं, जिसकी वजह से अपन को उस वुंड के बारे में डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और अपन को कैसे उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है उसके बारे में बेसलाइन भी अपन उसका पता लगा सकते हैं, या किस प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, बेसलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट ऑफ बर्न के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ बर्न बहुत थोड़ा अलग है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको अपन डिवाइड करके मैंने करा है, और अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पहले उसमें थोड़ा उसका देख लीजिए आप, मैनेजमेंट ऑफ बर्न में देखिए कि हॉस्पिटलाइजेशन इन सम टाइम्स इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल केयर
These include elevation of severely burned extremities to prevent the swelling. In addition, patients are advised to carry function to maintain proper wrong range of motion. जब अपन किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ ऑप्टिमल केयर जरूरी होती है। सबसे पहले जैसे अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसका जो एक्सट्रीमिटीज है उसको अपन क्या करते हैं, एलिवेट कर देते हैं ताकि पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई भी स्वेलिंग वगैरह नहीं आए। वो अपना फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकता है और प्रॉपर उसका आरओएम मेंटेन उसको करके रखेंगे। इसके अंदर अपन ने दो पॉइंट इंक्लूड किया है। पहला है फर्स्ट एड फॉर फर्स्ट डिग्री बर्न, दूसरा है फर्स्ट एड फॉर सेकंड डिग्री बर्न। बात करते हैं फर्स्ट एड फॉर फर्स्ट डिग्री बर्न के बारे में। इफ स्किन इज नॉट ब्रोकन, आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर स्किन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होती है, सुपरफिशियल बर्न होती है। रन कूल वाटर ओवर द बर्न एरिया और शॉक इट इन ए कूल वाटर। जब कभी भी अगर स्किन लग रहा है कि स्किन ब्रोकन नहीं हुई, टूटी नहीं है, तो उसको ठंडे पानी से उसको रन आउट कर लो और फिर हल्के से कुछ उसको शॉक कर लो, कूल वाटर से उसको क्या करना है, रनिंग करना है। डू नॉट प्रोवाइड आइस और बाथ, उसको कभी भी डायरेक्टली उसको बर्फ या आइस का जो भी पार्ट है उसको ऊपर अप्लाई नहीं करना है, नहीं उसको आइस बाथ देनी है। इट बर्न्स अकन इन कूल एनवायरमेंट, डू नॉट अप्लाई वाटर एंड मे कॉज सीवियर इरिटेशन। अगर बर्न कूल एनवायरमेंट के अंदर हुआ है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वाटर वगैरह मत डालो। अगर ऐसा होता है तो वो क्या करेगा, सीवियर इरिटेशन उसको करेगा। द क्लीन कोल्ड टॉवल में हेल्प टू रिड्यूस पेन, एक प्रकार से उसे क्लीन जो कोल्ड टॉवल है वो उसके ऊपर अप्लाई कर दो ताकि वो दर्द में क्या करेगा, आपको दर्द कम करने में आपकी कोशिश करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बर्न कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल टू कीप विक्टिम काम। जब कभी भी आपको पता है कि अगर पेशेंट के अंदर बर्न हुआ है तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तो विक्टिम को अपन क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, आफ्टर फ्लेशिंग विथ कोल्ड वाटर कवर द बर्न वुंड विथ स्टाइल नॉन एडेसिव बैंडेज और ग्लिसरीन गॉज। अगर अपन ने उसको एक कोल्ड वाटर से फ्लश कर दिया है तो उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उस वुंड को स्टाइल नॉन एडेसिव बैंडेज के द्वारा अपन उसको कवर कर देंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, ग्लिसरीन लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट द बर्न फ्रॉम फ्रिक्शन एंड प्रेशर। अगर आप उसमें बैंडेज अप्लाई कर रहे हो, ग्लिसरीन लगा रहे हो, तो कभी भी पेशेंट का जो बर्न पोर्शन है उसको फ्रिक्शन नहीं करना है, उसको बचाना है और साथ साथ में उसके जो किसी प्रकार का प्रेशर उसके ऊपर नहीं लगाना है। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट एड फॉर सेकंड डिग्री बर्न। अगर पेशेंट के अंदर सेकंड डिग्री बर्न है तो अपन क्या करेंगे, डोंट रिमूव बर्न क्लॉथ अनलेस बिकम इजीली। कई बार क्या होता है कि बर्न इतना सीवियर होता है कि उसके जो कपड़े वगैरह है वो भी जल के उसमें चिपक जाए स्किन के, तो उस दौरान अपन को वो जो उसके जो क्लॉथ है वो जल के चिपक गया है स्किन पे, उसको आपको जोर से रिमूव नहीं करना है। अगर वो इजीली उतर रहे हैं तो उतार दो, नहीं उतर रहे तो रहने दो, ज्यादा उसको खींचो मत। मेक श्योर पेशेंट इज ब्रीथिंग, इज इट नॉट देन प्रोवाइड सीपीआर। अब पेशेंट को अपन क्या करना है, सेकंड डिग्री बर्न में अगर पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर रहा है तो उस दौरान उसको फटाफट क्या करना है, अपन को सीपीआर प्रोवाइड करना है। इफ विक्टिम इज ब्रीथिंग कवर द वुंड विथ स्टाइल नॉन एडेसिव बैंडेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर विक्टिम ब्रीथिंग ले रहा है तो उसके वुंड को कवर करना है अपन को नॉन स्टाइल एडेसिव बैंडेज के द्वारा, ताकि वो वुंड है वो कवर हो जाए, एनवायरमेंट से कांटेक्ट में नहीं आए, ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। Don't apply any type of an ointment oil that may cause severe irritation. यहाँ पर किसी चीज का कोई भी ऑइंटमेंट मत अप्लाई करो उस पे, न कोई ऑयल उसके ऊपर लगाओ, हो सकता है कि उसकी वजह से उसको सीवियर इरिटेशन हो जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना। If finger or toes burn severely, separate them or the use of bandage. अगर हाथ, फिंगर्स और टॉयज के अंदर सीवियर बर्न हो चुका है तो उनको सेपरेट कर दो और बैंडेज के द्वारा उसको सेपरेट कर दो ताकि वो एक दूसरे से टच में नहीं आए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू फेज। अब यहाँ पर अपन फेज के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, बर्न को मैनेजमेंट को डिवाइड किया है। बेसिकली 3 फेज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है एमरजेंट रिससिटेटिव फेज, दूसरा है इसको अपन एक इमीडिएट फेज के नाम से भी जानते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूट इंटरमीडिएट फेज, तीसरा है रिहेबिलिटेशन फेज। नेक्स्ट स्लाइड से अपन उसको वन बाय डिस्कस करेंगे। इमरजेंट और रिससिटेटिव फेज के अंदर अपन डिस्कस करेंगे ऑन द सीन केयर preventing injury to the rescuer is the first priority of on the scene care. If needed, the fire and energy medical services should be requested at the first opportunity. अगर आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, रेस्क्यू करना है उसको वहां से, उस चीज से, और जरूरत है तो फायर एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को रिक्वेस्ट करनी है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर। यूजुअली रेस्क्यू वर्कर्स कवर द वुंड, जब कभी भी अपन जो रेस्क्यू किया है बर्न पेशेंट को उसको कवर करके रखो, उसके वुंड को कवर करके रखो। स्टेब्लिश एन एयरवे, उसके एयरवे को मेंटेन करके रखना है। ऑक्सीजन सप्लाई एंड इंसर्ट एटलीस्ट वन लार्ज बोर इंट्रावीनस लाइन, उसके एयरवे को मेंटेन करके रखना है, ऑक्सीजन सप्लाई देनी है और उसके फ्लूइड लॉस को बचाने के लिए अपन को क्या करना है, उसको आईवी लाइन को इंसर्ट करना है। ए प्राइमरी सर्वे ऑफ द पेशेंट इज कैरिड आउट टू असेस, सबसे पहला अपना मेन जो प्राइमरी सर्वे क्या है पेशेंट को, सबसे पहले उसको असेस करना है कि उसका एयरवे ठीक है, गैस एक्सचेंज हो रही है, पेशेंट ब्रीथिंग कर रहा है, पेशेंट का सर्कुलेटरी स्टेटस अच्छा है, पेशेंट के कार्डियक मॉनिटरिंग आप करते रहोगे रेगुलर फॉर पेशेंट विथ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजरीज। तो आपको ये सारा क्या करना है, आपको असेसमेंट करके चलना है। उसके बाद में उसका है कंटिन्यू में मेडिकल मैनेजमेंट है कि पेशेंट इज ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट, द हॉस्पिटल एंड फिजिशियंस आर अलर्टेड दैट द पेशेंट इज एन रूट सो दैट लाइफ सेविंग measures can be initiated immediately by a trained team and plans for referral to a burn center can be made. जब कभी भी ऐसा लगे कि पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन में है, तो जितना जल्दी हो सके उसके नियरेस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाइए और वहां के उसके हॉस्पिटल के जितने फिजिशियन जो भी स्टाफ है उनको फटाफट बोलो कि वो इस चीज के लिए रेडी रहे ताकि पेशेंट की लाइफ को अपन सेव कर सके। Initial priorities in the emergency department remain airway, breathing and circulation. Emergency department के अंदर भी उसकी जो initial priority होगी पेशेंट की, वो उसकी एयरवे को मेंटेन करना होगा, ब्रीथिंग को चेक करना होगा और उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करना होगा। फॉर माइल्ड पल्मोनरी इंजुरी, अगर पेशेंट को माइल्ड पल्मोनरी इंजुरी है उसको 100% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन उसको अपन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और पेशेंट को एनकरेज करेंगे कफ के लिए ताकि जो भी सेक्रेशन आ रहा है उसको अपन सक्शन के द्वारा क्या कर सके, रिमूव कर सके। अगर बात करते हैं कि ट्रांसफर टू ए बर्न सेंटर, पेशेंट को अपन बर्न सेंटर में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस दौरान अपन को क्या करना है। पेशेंट विद द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंजुरी आज रेफर्ड टू ए बर्न सेंटर फॉर इवैल्यूएशन एंड केयर। बर्न विद पार्शियल थिकनेस, इंजुरी ग्रेटर देन 10%, or full thickness burn in any age group, a burn in an area of the body that requires special attention such as a face, hands, feet, genital, perineum and over joints. अगर आपको पता है कि आप पेशेंट को बर्न सेंटर पे ट्रांसफर कर रहे हो तो उस दौरान अपन को ध्यान में रखना है। अगर पेशेंट के वो स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, हो सकता है उसके फेस पे, हैंड्स पे, फीट पे, जेनिटल एरिया पे, पेरिनियम एरिया पे या उसके जो भी कहीं पे भी है, तो उसको अपन को क्या करना है, कवर करके रखना है। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं कि आपको ऐसा करना, तो भी आपको ऐसा जब भी आप बर्न पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हो सेंटर में तो आपको क्या करना है। पेशेंट एयरवे आपको इंश्योर रखना है, एडिक्वेट पेरिफेरल सर्कुलेशन आपको मेंटेन करना है, पेशेंट को आईवी कैथेटर के सहारे रखना है और इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर पेशेंट को क्या करना है, उसको इंसिट करना है। मैनेजमेंट फ्लूइड एंड लॉस स्ट्रोक, कई बार क्या होता है कि बर्न की वजह से, बहुत ज्यादा बर्न की वजह से पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन को क्या करना है, प्रोवाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एज पॉसिबल एज टू सपोर्ट द सर्कुलेशन और ट्रीट हाइपोवोलेमिया। जितना जल्दी हो सको पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी दो ताकि पेशेंट का सर्कुलेशन मेंटेन कर सके और हाइपोवोलेमिया को बचा सके। इसके अंदर अपन 3 चीज इंक्लूड करते हैं, कोलोइड्स उसको सब प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट उसको प्रोवाइड करते हैं और उसको ग्लूकोज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को हाइपोवोलेमिया से बचाया जा सके।
अब बात करते हैं सेकंड फेज की, एक्यूट इंटरमीडिएट फेज। अगर acute intermediate phase of burn care follows the emergent phase and begins 48 to 72 hours after the burn injury। ये जो फेज है तुरंत फर्स्ट फेज के बाद में लागू की जाती है और ये 48 से 72 आवर्स के बाद में शुरू होती है बर्न इंजुरी के बाद। इस फेज के दौरान attention is directed toward continued assessment and maintenance of respiratory and circulatory status, fluid and electrolyte balance and GI function। इस फेज के अंदर भी अपन क्या करते हैं, पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करते हैं, सर्कुलेटरी स्टेटस चेक करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करते हैं और उसके जीआई फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है उसको भी पता लगाते हैं। कुछ एट दिस स्टेज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट आर डिस्कस इन डिटेल्स आर फॉलोइंग सेक्शन। इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन डिस्कस करते हैं इस स्टेज में, जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन, बर्न वुड किलिंग, टिपिकल एंटीबैक्टीरियल थेरेपी, वुंड ड्रेसिंग, वुंड डिब्रिडमेंट, वुंड ग्राफ्टिंग, पेन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अभी वन बाय वन अपन नेक्स्ट स्लाइड्स इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट अपना इन्फेक्शन प्रिवेंशन। आपको पता है कि आप बर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर बर्न ज्यादा हो गया है तो क्या होगा, पेशेंट का वो स्किन एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा और अगर वो लंबे समय तक रहेगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस है। तो इन्फेक्शन प्रोग्रेसिंग टू सेप्सिस इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन द पेशेंट हु हैव सर्वाइव्ड द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर ए मेजर बर्न। मेजर बर्न के बाद में अगर कोई सर्वाइव कर रहा है तो इन्फेक्शन सबसे खतरनाक हो सकता है उसकी डेथ के लिए। तो इसलिए अपन को क्या करना है, यूज ऑफ केप, ग्राउंड, मास्क, ग्लव्स इज एसेंशियल व्हाइल केयरिंग फॉर द पेशेंट विथ ओपन बर्न वुंड। इसके बाद में अपन वुंड क्लीनिंग के बारे में बात करते हैं। वेरियस मेजर्स आर यूज्ड टू क्लीन द बर्न वुंड सच एज हाइड्रोथेरेपी। पानी हाइड्रोथेरेपी में क्या यूज करते हैं, अपन वाटर यूज करते हैं ताकि वुंड को अच्छे से अपन क्लीन कर सके। इफ द पेशेंट इज एम्बुलेटरी द वुंड कैन बी क्लीन इन ए शॉवर। अगर पेशेंट चल सकता है तो शॉवर के द्वारा उसको अपन क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द बाथ द पेशेंट इज एनकरेज्ड टू द एक्टिव एज पॉसिबल। नेक्स्ट में टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी अपन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया है उसको अपन डैमेज कर सके, खत्म कर सके। इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड फंगस। इज मोस्ट इफेक्टिव, अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट एंड इजी टू अप्लाई एंड रिमूव। पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा बर्न हो गया है तो उसको अपन एंटीबैक्टीरियल थेरेपी दे रहे हैं, तो उस दौरान अपन कौन कौन सी थेरेपी यूज करेंगे, देखो इसमें एग्जांपल में देखिए आप, सिल्वर सल्फेडाजिन 1% वाटर सोल्यूबल क्रीम अपन उस पेशेंट के स्किन ओवर पे लगाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट 0.5% एक्वस सॉल्यूशन उस पेशेंट के स्किन ओवर पे लगाएंगे। और जो भी है वाटर सोल्यूबल क्रीम होती है और पेशेंट के स्किन के ऊपर क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट देखिए वुंड ड्रेसिंग। After wound cleaning, the burned area are patted dry and the prescribed topical agent is applied. The wound is then covered with several layers of dressing. Wound clean करने के बाद में क्या करते हैं, पेशेंट का जो wound है उसको अपन कवर करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। क्लियर। अब इसमें हम देखते हैं दो प्रकार की ड्रेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। A light dressing is used over joint area to allow more motion. एक लाइट ड्रेसिंग का यूज करते हैं ताकि अपन जो भी जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट है उसको अलाउ कर सके। एक है ओक्लूसिव ड्रेसिंग में भी यूज्ड ओवर एरियाज विथ न्यू स्किन ग्राफ्ट टू प्रोटेक्ट द ग्राफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं वुंड डिब्रिडमेंट के बारे में। डिब्रिडमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंटामिनेटेड जो टिश्यूज है जो बैक्टीरिया के द्वारा या किसी फॉरेन बॉडी के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका है उसको वहां से रिमूव कर देना, कट कर देना, thereby protecting the patient from invasion of bacteria। जिससे अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया के इन्वेजन होने से उसको बचाया जा सकता है। रिमूवल ऑफ डिविटलाइज्ड टिश्यूज और बर्न फॉर ग्राफ्टिंग एंड वुंड हीलिंग।
कई बार अपन डिब्रिडमेंट टिश्यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि न्यू ग्राफ्टिंग कर सके और पेशेंट को हीलिंग कर सके। इसमें अपन 4 प्रकार के डिब्रिडमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला है नेचुरल डिब्रिडमेंट, दूसरा है मैकेनिकल डिब्रिडमेंट, तीसरा है केमिकल डिब्रिडमेंट और चौथा है सर्जिकल डिब्रिडमेंट। नेचुरल डिब्रिडमेंट में क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक अपने आप नेचर के द्वारा वो टिश्यू वहां से क्या हो रहा है, वहां से हट रहा है। मैकेनिकल में या किसी मैकेनिकल चीज के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको टिश्यू को वहां से रिमूव कर रहे हैं। केमिकल में अपन किसी केमिकल एजेंट के द्वारा उस टिश्यू को, वहां कंटामिनेटेड टिश्यू को हटा रहे हैं। और सर्जिकल में क्या कर रहे हैं कि सर्जरी के द्वारा उस कंटामिनेटेड टिश्यूज को वहां से क्या कर रहे हैं, अपन रिमूव कर रहे हैं। बात करते हैं वुंड ग्राफ्टिंग। A patient with deep partial thickness or full thickness burn may be candidate for skin grafting। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा सीवियर बर्न से इन्फेक्टेड हो चुका है या जल चुका है, तो उस दौरान अपन को क्या करना पड़ता है, ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा डीप पार्शियल थिकनेस उसकी बर्न हो चुकी है। The main area for the skin grafting include the face functional areas such as the hands, feet, and areas that involve joint. Granulation tissues fill the space created by the wound, create a barrier to bacteria and serve as a bed for epithelial cells growth। ग्राफ्टिंग में अपन क्या करते हैं, किसी अपने ही बॉडी पार्ट से जो जहां पर डैमेज हुआ है वहां पर क्या करते हैं अपन, किसी अपने दूसरे बॉडी पार्ट के सरफेस एरिया से बॉडी का जो टिश्यू, ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसको कट करके, और जहां पर बर्न हुआ है वहां पर अपन क्या करते हैं, उसको अप्लाई या ग्राफ्ट कर देता है, ताकि वहां पर किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया वगैरह वहां उसमें ग्रोथ नहीं कर सके और वहां पर नई सेल्स की ग्रोथ हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेन मैनेजमेंट के बारे में। पेन मैनेजमेंट में क्या होता है, द एबिलिटी टू क्वांटिफाई पेन में बी डिफिकल्ट इन एनी पेशेंट, हाउएवर पेशेंट हु हैज एक्सपीरियंस्ड ए बर्न हैज मेनी एडिशनल चेंजेस। तो इस दौरान अपन क्या करते हैं, पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उसके अंदर अपन पेशेंट को ओपोइड्स, नॉन स्टेरॉइडल और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं, और पेशेंट को एंजियोलाइटिक ड्रग्स भी देते हैं, और साथ साथ में पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अपना मेन इंपोर्टेंट जो बेसिक इंपोर्टेंट जो मैनेजमेंट है वो है, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन इज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वुंड हीलिंग। अगर अपन अच्छा उसको खाना या न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे ताकि उसको अच्छी एनर्जी मिलेगी और उसके वुंड हीलिंग के अंदर भी वो चीज उसको हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रिहेबिलिटेशन फेज। इस फेज में क्या हो रहा है कि वो चीज रिकवर हो रही है। रिहेबिलिटेशन बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द बर्न, हैज अकर्ड एंड ऑफन एक्सटेंड फॉर इयर्स आफ्टर इंजुरी। इंजुरी के जस्ट बाद में जो स्टेज चालू हो जाती है तुरंत रिकवरी वाली, वहीं से ये रिहेबिलिटेशन स्टेज भी चालू हो जाती है, और ये कई लंबे समय तक चल सकती है इंजुरी के बाद। इन दिस फाइनल फेज ऑफ केयर द फोकस रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ द बर्न सर्वाइवर। मेन इंपोर्टेंट क्या है, अपना उस पेशेंट को वापस उसी अवस्था के अंदर ले आए, रिहेबिलिटेट कर दे। पेशेंट के अंदर कोई डैमेज हुआ उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दे, उसको रीइंटीग्रेट कर दे पेशेंट के सर्वाइवल को। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द गोल्स इंक्लूड मेंटेनिंग रेंज ऑफ मोशंस, प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रैक्चर्स थ्रू स्प्लिंटिंग टेक्निक्स, डिक्रीज एडिमा एंड प्रिवेंटिंग स्किन ब्रेकडाउन थ्रू प्रॉपर पोजिशनिंग। इस दौरान अपन क्या करते हैं, पेशेंट को रेंज ऑफ मोशंस एक्सरसाइज है वो प्रॉपर देते हैं, पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्चर से, पेशेंट का जो एडिमा है उसको अपन डिक्रीज करते हैं, पेशेंट की स्किन ब्रेकडाउन नहीं हो जाए इसलिए उसको प्रॉपर पोजीशन में अपन उसको रखते हैं। साथ साथ में अपन उसको क्या करते हैं, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको मोटिवेट भी करते रहते हैं। अब बात करते हैं अपने नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले अपना उसका असेसमेंट होगा कि पेशेंट को कंटिन्यू असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द अर्ली वीक्स आफ्टर द बर्न इंजुरी, फोकस ऑन हेमोडायनामिक अल्टरेशन, वुंड हीलिंग, pain and psychosocial responses and early detection of complication। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, उसका असेसमेंट करेंगे इंजरी के बाद में, उसके हेमोडायनामिक अल्टरेशन के बारे में चेंजेस देखेंगे, उसकी वुंड हीलिंग के बारे में देखेंगे, उसको कितना सीवियर पेन है उसके बारे में देखेंगे, साइकोलॉजिकल साइकोसोशियल रेस्पॉन्सेस कैसा है वो देखेंगे, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नजर नहीं आ रहा उसके बारे में उसको
पता करेंगे। Assessment of respiratory and fluid status remains the highest priority for detection of potential complication. पेशेंट का रेगुलरली अपन रेस्पिरेटरी और फ्लूइड स्टेटस को चेक करते रहेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन उसमें नजर नहीं आए, मतलब ना हो जाए। द नर्स वाइटल असेस वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली, पेशेंट रेगुलरली उसका वाइटल साइंस चेक करती रहेगी। कंटिन्यूड assessment of peripheral pulses is essential for the first few post-burn day while edema continues to increase, potentially damaging the peripheral nerve and restricting blood flow. कंटिन्यू असेसमेंट करेंगे उस पेशेंट के पेरिफेरल पल्स एरिया को ताकि अपन बर्न होने के बाद तक अगर जब तक उसका एडिमा कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा वो चीज क्या करती है, पेरिफेरल जो नर्व सेल्स है, नर्व है उसको क्या करता रहेगा, डैमेज करता रहेगा और उसकी जो ब्लड फ्लो है उसको क्या करता रहेगा, रेस्ट्रिक्ट करता रहेगा। तो इन सारी चीजों को अपन को क्या करना है, असेस करते रहना है। क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द हाउली फ्लूइड इनटेक एंड यूरिनरी आउटपुट एज वेल एज ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक रिदम, साथ साथ में अपन को क्लोज ऑब्जर्वेशन करते रहना है पेशेंट का कि उसके अंदर कितना फ्लूइड लिया, कितना उसका आउटपुट आया है और उसका ब्लड प्रेशर कितना है और उसकी कार्डियक रिदम कैसी है। सारा अपन क्या करते हैं, उसको असेसमेंट करते हुए रहना है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। फिर पेशेंट के अंदर उसका रिस्टोरिंग फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड बैलेंस है उसको रिस्टोर करेंगे, प्रिवेंट करेंगे उसको इन्फेक्शन से, प्रमोट करेंगे उसकी स्किन इंटीग्रिटी को और रिलीव करेंगे पेशेंट को पेन से और डिस्कम्फर्ट से, और फिजिकल मोबिलिटी को प्रमोट करेंगे और पेशेंट की जो कॉपिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रेटजीज है, उसको अपन क्या करेंगे, उसको वापस उसको पावर में लेके आएंगे, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट की फैमिली को, उसकी पेशेंट को उसकी क्या प्रोसेस है उसमें उसको सपोर्ट करेंगे और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आए। मॉनिटर करते रहेंगे उसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन को और उसको मैनेज करते रहेंगे। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को आपको मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर, वह है हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, सेप्सिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये सारी चीजें अपन को क्या करना है, उसके ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखना है। बात करते हैं उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, कौन कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस इसके अंदर बन सकती है। Impaired gas exchange related to carbon monoxide poisoning, smoke inhalation and upper airway obstruction. Second number, ineffective airway clearance related to edema and effects of smoke inhalation. Fluid volume deficit related to increased capillary permeability and evaporative losses from the burn wound. Activity intolerance related to pain on exercise. Limited joint mobility, muscles wasting, disturbed body image related to altered physical appearance and self-concept, deficient knowledge about post-discharge home care and recovery needs. Thank you. वीडियो के अंत में so this is all about burn. यदि वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।